अगर मैं आज ये कहूं कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त एक मंच पर है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गुजरात का स्वाद भी आप चखेंगे, बंगला की मिठास भी आपको महसूस होगी और उड़ीसा की भी। मतलब आपको हर भारत की संस्कृति, भारत के अलग अलग रंग इस मंच से दिखेंगे। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ मैत्री आपसे ही, क्योंकि आप जो है एक संगीत कलाकार भी हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर शुरुआत कुछ अलग और शानदार हो जाए तो उसका जो अंत नहीं कहना चाहती मैं, उसके लिए कुछ अलग वर्ड इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, समापन और खूबसूरत हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप जितनी खूबसूरत लग रही हैं उतनी ही खूबसूरत अंदाज से अगर कुछ शुरुआत कर दें आप अपनी आवाज के साथ। मैंने सुना आप गाना गाते हो, मैंने सुना आपने भी सुना होगा, नहीं भी सुना तो हाँ कह दीजिए, सुनने का मौका मिलेगा प्लीज। ऐसा मैंने भी सुना है, बट मुझे कहा गया था कि हम लोग क्योंकि मैं संगीत से जुड़ी हूँ और हम गाते ही रहते हैं और कविताओं का अवसर बहुत कम मिलता है। नहीं, कविताओं का ये अवसर देखिए, हमारे पास 53 मिनट्स दिख रहा है, ये पूरा कविता का ही जाने वाला समय है। लेकिन मैं शुरुआत चाह रही थी क्योंकि आपकी आवाज सुन के ना ये जो एक दो चेयर्स खाली भी नजर आ रही हैं वो भी भर जाने वाली हैं। एक आपकी मतलब सुरीली आवाज के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद कविताओं का दौर चलेगा ही आगे। मुझे थोड़ा शक था कि ऐसा आएगा तो वक्त, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। शक नहीं, आपको भरोसा नहीं कराना चाहिए था कि ऐसे शुरुआत होगी। और मैं अभी मेरी दोस्त से कह रही थी, मैं यहाँ रही हूँ दिल्ली में 6 साल में रही हूँ जब मैं पढ़ रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद भी आना जाना लगा रहता है। और जब भी दिल्ली आती हूँ और जब भी थी, दिल्ली ने मुझे 2 चीज़ बहुत अबंडेंस में दिया है, एक है प्यार और दूसरी बीमारी। तो हालांकि प्यार भी बीमारी ही है, थोड़ी खूबसूरत। तो प्यार बहुत मिला है और अभी परसों यहाँ पे पहुंची और मैं बीमार पड़ गई। प्यार में भी हूँ ऑफ कोर्स। देखिए आपके चलते हमने, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि आप बीमार पड़ सकती है, इसलिए हमने भगवान जी से कहा कि थोड़ा सा मौसम आप साफ कीजिए। तो आज थोड़ा धूप साफ जो है वो खिली ज्यादा नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अच्छा, हम एक अगर एक राउंड ऑफ बातें करके आते हैं, कविता में कर सकती हूँ। कविता के साथ ही शुरुआत कर। शुक्रिया, क्योंकि ये मंच मोस्टली पोएट्री के लिए है, तो आई वुड लव टू बिगिन विथ समथिंग पोएटिक। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। कल गुलजार साहब का सेशन अटेंड किया था मैंने, और उन्होंने हमारी जनरेशन की एक और बीमारी बताई थी, मोबाइल फोन। तो कागज के साथ आजकल हम लोग नहीं आते हैं। नहीं, मेरे पास वो बीमारी नहीं है फिलहाल। और ये मेरे सीनियर पोएट्स बैठे हैं, सारे कागज के साथ बैठे हैं, मैं इकलौती मोबाइल के साथ हूँ। सो मैं ये भी स्वीकार करती हूँ, तो मैं मोबाइल से ही पढ़ूंगी। मैं मोस्टली एसएमईज में लिखती हूँ और मेरी सारी कविताएं जो है ऑलमोस्ट ट्रांसलेटेड है। तो ये भी मेन पोएम वाज इन एसएमईज, बट दिस हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। और चूंकि मैंने प्यार की बात कही है, बीमारी की बात कही है, तो मैं पहली कविता है वो हिंदी में ही पढ़ूंगी। सर्दी का मौसम है, अभी हमारे यहाँ पे दस्तक दिया है, तो ये कुछ वैसा ही है। दिसंबर की कविता। समय के दूसरे छोर से वह खबर भेजता है, समय के दूसरे छोर से वह खबर भेजता है, अब के वहां सरसों का खेत खिल रहा है। समय के दूसरे छोर में उसका घर है, उसके घर के सामने वाली खाली जमीन पर उसका नन्हा सा गोद लिया हुआ पिल्ला धूप सेकता है। वह कहता है, जहां तक नजर जाती है सरसों की खेती है, जहां तक नजर जाती है सरसों की खेती है। कहता है, सरसों के बीज उसने फैज के गीतों के बीज बोए थे, सरसों के बीज उसने फैज के गीतों के बीज बोए थे। अब गीत चुगते चिड़ियों के पीछे पिल्ला भागता है, पिल्ले के पीछे पीछे वो। सर्दियों के सुबहों की ऐसी बेतुकी खबरें वो बड़े धूमधाम से मुझे भेजता है।
सर्दियों के सुबहों की ऐसी बेतुकी खबरें वो मुझे बड़े धूमधाम से भेजता है, पर गलती से भी ये नहीं पूछता कि यहाँ इस छोर में कैसा है मेरा घर। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। तो मेहुल जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आप सभी ऐसे हैं जो अपनी अपनी भाषा में लिखने में बहुत माहिर हैं, लेकिन उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता कितनी देखते हैं आप, मेहुल जी? पहले तो आज तक को धन्यवाद कि उन्होंने भाषाओं पे ये सेशन आयोजित किया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। और आर्या जी, जो आपने जो सवाल पूछा कि हम तो रीजनल भाषाओं में लिखते हैं, राइट, तो वो पहुंचाने के लिए ऐसे एबल ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत है। जो अभी ट्रांसलेशन अभी ज़्यादा होने लगा है रीजनल लैंग्वेजेस में, तो उसकी वजह से अभी नेशनल लेवल पे जो और भाषाएं हैं, और जैसे हिंदी है तो हिंदी सब समझ सकते हैं, और इंग्लिश है तो हमारी जैसे मेरी गुजराती से इंग्लिश में हुई है, हिंदी में, मलयालम में, तो वैसे पहुंच रही है। और जिसको कविता की ख्वाहिश है वो कैसे भी करके पहुंच ही जाता है। मतलब हम तो ऐसे है कि हमें टैगोर इतने पसंद है कि मेरी तो ख्वाहिश है कि कभी मैं बांग्ला सीखूं, क्योंकि मैं उनको बांग्ला में पढ़ पाऊं। तो ये अभी लेकिन एक बंगला शख्स जरूर आपके बगल में बैठ गया आपकी ख्वाहिश को देखते हुए। ये भी गजब संजोग रहा। हाँ, और मैत्रेय जी ने गुलजार साहब को याद किया, और देखिए आई एम इन योर कंपनी, मैं भी मोबाइल से ही लेके आया हूँ, लेकिन वो किताबों की बात की तो एक छोटी पंक्ति मुझे याद आ रही है गुलजार साहब की, इसी के उसमें है। तो वो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, और किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बना करते थे, उसका क्या हो गया। तो गुलजार साहब को ये तो, लेकिन अभी व्हाट्सएप पे भी जा रहा है, फेसबुक पे, और एक अभी ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से ऐसा नहीं है कि आप पहले क्या था कि पहले के जमाने में पब्लिश करना एक दिक्कत हुआ करती थी, एक वेल नोन ना हो तो पब्लिश नहीं होता था। लेकिन आज जो आज का यूथ है वो सोशल मीडिया पे रखता है अपनी पोएट्री, उसको अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो ये भी एक जरिया है। तो पोएट्री हर जगह पहुंच रही है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ट्रांसलेशंस, एंड अभी उसकी केवल भारत में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंच रही है अपनी भाषा। जैसे हिंदी से गीतांजलि श्री बुकर लेके आई हमारे लिए, तो वो एक दरवाजा खुल गया है, तो वो स्वीकार्यता तो बढ़ती जा रही है उनके चाहने वालों के बीच में। अब एक कविता हो जाए। जी श्योर। मैं थोड़ा 2-3 पंक्तियां उसकी शुरू की, गुजराती में पढ़ूंगा, फिर उसी कविता का मैं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। तो उसका टाइटल है आदिम पत्थर। लिस्सा दूधिया गोळाकार आदिम पत्थरो, लिस्सा दूधिया गोळाकार आदिम पत्थरो, વાતાનુકૂલિત રેસ્ટોરન્ટની આ ચીકણી બાર શાક પર, વાતાનુકૂલિત રેસ્ટોરન્ટની આ ચીકણી બાર શાક પર ખાસા લાંબા સફરના અંતે આવ્યા હશે. Now I will read the Hindi translation of this poem. आर्या जी, एक बार मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा था अपने फादर के साथ, तो वहाँ पे जो विंडो साइड, वहाँ पे जो गोल गोल सफेद पत्थर होते वो डेकोरेट किए थे, तो वहां से पूरा ये कविता निकली थी। चिकने दूधिया गोल आकार के आदिम पत्थर वातानुकूलित रेस्टोरेंट की इस चिकनी चौखट पर लंबा सफर तय करके आए होंगे। पिताजी बोले, मही नदी के विशाल पट में हम खेला करते थे ऐसे ही पत्थरों से। शाम के वक्त बिजली गुल हो जाने पर आम के पेड़ के नीचे ऐसे ही चकमक पत्थरों से उत्पन्न चिंगारी अपने विस्मृत दोस्तों की आंखों में देखी थी, यह याद आ रहा है। सहजीवन की शुरुआत की पहली यात्रा में सुदूर नॉर्बुलिंका मोनेस्ट्री के सुंदर बागीचे में देखे थे ऐसे ही पत्थर। किसी अनजान लिपि में उकेरे हुए एक पर एक जमे हुए पत्थर सांस ले रहे थे, ओम मणि पद में हूँ। इन्हीं पत्थरों से सर्वप्रथम मनुष्य ने गुफाओं के अंधकार में प्रज्वलित की होगी अग्नि और ताका होगा जंगली जानवरों की आंखों में। आदिम मानव और आदिम अग्नि से भी अधिक आदिम है ये पत्थर। क्या बात, क्या बात है सर। धन्यवाद। प्रबल जी, मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ, क्योंकि
अब हम बात करते हैं जेन जी की। हम बात करते हैं कि कितना कि तकनीक जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए आसान करती है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए रास्ते को भी ख़त्म करती है। ये तकनीकी भाषाई तौर पर जब आप लिख रहे हैं, आप बंगला के इतने खूबसूरत खूबसूरत आपने रचनाएं रची हैं, तो ये तकनीक उसमें आपके लिए मददगार है या बीच में पड़ने वाला रोड़ा है? गुड आफ्टरनून। देखिए, ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है उसका नाम है भाषाई साहित्य कल, आज और कल। ये येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। नाउ हमारा जो साहित्य होते थे वो तो हमारा जो समाज है जो उससे ही तो साहित्य आता है प्राइमरीली। तो वो पहले जो काल का बात है, तो कल पहले हमारा शुरुआत था मौखिक ओरल लिटरेचर, मौखिक साहित्य से ये शुरुआत हुआ था। मौखिक साहित्य का बाद जब लिखित साहित्य आया, ये लिखित साहित्य में क्या हुआ, ये शब्दों का जो संभावना होता है, पहले हम लोग शब्दों को एक मीनिंग ठहरते थे, जब लिखित में आया उसका संभावना बहुत से एक्सटेंडेड, विस्तृत हो गया। एक शब्द, एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में एक डिफरेंट मीनिंग लेके आते हैं, एंड दैट इज हाउ जो शब्दों का मीनिंग जो हमको, आई मीन दैट इज हाउ द शब्द इज डेवलप्ड, आई मीन द लिटरेचर इज डेवलप्ड। भाषा संस्कृति जो है वो डेवलप करते हैं। नाउ कमिंग टू टुमारो, अगर हम काल का बात, आगामी काल का बात बोले तो वी हैव गॉट अ न्यू लैंग्वेज नाउ। हम लोग को पास न्यू लैंग्वेज आया, वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज का साथ साथ आप लोग को सबको पता होगा अभी एआई बोल के कुछ आ गया है। नाउ वेरी रिसेंटली, ये पिछले एक साल में ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, 1-1.5 महीना पहले। ये एआई को बोला था कि आप 5 वेरी इंपॉर्टेंट लेखक कवियों को कविता का स्टाइल में आप कविता लिखो। ये 5 कवि में था, शेक्सपियर था, एलियट था, ऐसे बोला हुआ था, वर्ड्सवर्थ था। तो ये 5 जो कविता लिखा एआई, जब ये दिया गया था एक्सपर्ट्स को, वो लोग देखा कि ये ओरिजिनल कविता से भी बेहतर है। सो काल का साहित्य, ये शब्दों का व्यवहार साहित्य में क्या होगा, वी रियली डू नॉट नो। हमको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। इतना तो समझ में आता है कुछ नया कुछ इवॉल्व कर रहे हैं। एंड इसमें ये भी हो सकता है कि हम जो लिखते हैं, हमारा भाषा, जब हम जो भाषा में लिखता है, हमारा भाषा का संस्कृति हम वहन करता है वो लिखा में, तो ये भी हो सकता है ये संस्कृति सब एक हो जाएगा और एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ जाएगा। वो पता नहीं है, जैसे ये सोचने का है। ये इतना बोल के ही मैं आई होप आई हैव क्लैरिफाइड, आई हैव बीन एबल टू एड्रेस योर नहीं क्वेश्चन। सर, आप जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल के दिल तक कनेक्ट कर रहे होंगे और बहुत प्यारे लग रहे हैं आप बोलते हुए। सर, आपकी रचनाएं हो जाए अब। अच्छा, मैं बांग्ला में लिखते हैं, तो मेरा हिंदी भी ट्रांसलेशन हुआ है, बट हम 1-2 जगह में हिंदी पढ़ने का कोशिश किया। मैं बोलने तो थोड़ा बोल सकता है, बट पढ़ने का जब कोशिश किया तब वो बहुत गड़बड़ हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं अंग्रेजी में पढ़ता है, विथ एवरीवन्स परमिशन। द हाउस नेक्स्ट डोर। Everything that happened till date happened at the house next door. Once it rained there. We were stressed with heat. Flowers bloomed at the garden of the house next door. The shy girl from the house next door was in love. The boy from the house next door got good rank in exams. The tenant of the house next door contested for election.
Someone from the house next door got a job. The moon rose above the roof of the house next door. A pandal was erected. Many people came there. Police came once. Sound of heavy boots. One day I saw some new faces. Haven't seen them earlier. One day found that the house was being painted. One day I came to know that the house next door would be pulled down. While thinking why everything happens to the house next door, one day I realized a little unconsciously that I used the address of the house next door all this time. क्या बात है दुर्गा प्रसाद जी। एक और सवाल जो मन में तकनीक को लेकर तो मैंने आपसे सवाल आप लोगों से समझा ही, लेकिन अपनी भाषा में लिखना और सबसे कनेक्ट कर पाना वो कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं, या एक भाषा के तौर पर अगर आप कोई रचना रच रहे हैं तो किस तरह की चुनौतियों को आप लोग फेस करते हैं? थैंक यू एवरीवन। दिल्ली मेरे लिए भी होमकमिंग जैसा है। मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, 3 साल रहा हूँ, पर अब नई लग रही है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय बैड हिंदी। एड्रेसिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए ऐसा कविता और एनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऐसा है कि कुछ चीजें आप जो मातृभाषा में लिख सकते हैं वो कोई दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते, वो सिर्फ मातृभाषा में ही पॉसिबल है। और जो सीखी हुई भाषा है अपार्ट फ्रॉम मातृभाषा, ऐसा है कि कई बार मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं कि कोई पोएम में लिखा उड़िया में, जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश किया तो उतना अच्छा हुआ नहीं। फील की कमी रह जाती है शायद। हाँ, वो हाँ। फील उस चीज में नहीं जितना फील आप अपनी रचनाओं को अपनी भाषा में करते। एक होता है ना सेंट ऑफ द सॉइल, वो माटी का जो महक होता है वो दूसरी भाषाओं में नहीं है। और अंग्रेजी को तो मैं कहता हूँ ये व्यापारियों का भाषा है ये अंग्रेजी। लेकिन मेरा आयरॉनिकल पोजीशन ये है कि मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ और उड़िया में भी लिखता हूँ। आई एम ए बाइलिंगुअल पोएट, आई राइट इन बोथ द लैंग्वेजेस। और सब भाषा के कुछ कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ कुछ वीकनेसेस भी हैं। तो एज ए पोएट आई ट्राई टू नेगोशिएट बिटवीन दोज चैलेंजेस, those advantages and those disadvantages between the two languages। और एक बात आपको बोल दूं, being a bilingual poet, हमारे उड़िया में एक कहावत है कि दुई घरर अतिथि भोकरे रहंती। जो आदमी, ये आपको अर्थ इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही सब समझ गए कि 2 घर के अगर अतिथि रहेंगे तो आप भूखे ही रहेंगे। हाँ, आपका जो लॉयलिटी है वो सस्पेक्ट बन जाता है। योर वेरी लॉयलिटी बिकम्स ए सस्पेक्ट कि आप इस भाषा के हैं या हम क्या बॉर्डर में रहते हैं। हमारा स्थिति ऐसा है कि हम एक मतलब सस्पेंडेड एनिमेशन में रहते हैं। हमें ना उड़िया वाले बोलते हैं उड़िया के हैं, ना इंग्लिश वाले बोलते हैं वो ये इंग्लिश के हैं। तो स्थिति ऐसा है, बहुत प्रिकारियस कंडीशन है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू नेगोशिएट बिटवीन द लैंग्वेजेस। ये जो अमित आपने जो करके ये पूरा माहौल बिगाड़ा है, ये जो आपने करके पूरा माहौल बिगाड़ा है जी, अब ये कृपया करके मत कीजिएगा। सबका फैशन भी बिगड़ गया और स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? ये पोएम मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ। हिंदी में पढ़ने जा, उसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। और ये जो पोएम मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसको अनुवाद किए हैं, अनुवादिका यहाँ उपस्थित हैं।
सुजाता बाद दीदी, में फिर ताली होनी चाहिए। सुजाता सिवेन जी ने ये कविता के अनुवाद किए हैं, काफी अच्छी अनुवाद किए हैं। नाउ द पोएम, कविता का शीर्षक है इतनी आसानी से मरती नहीं एक स्त्री, जितना भी चाहे इतनी आसानी से मरती नहीं स्त्री। किसी निर्जन इलाके के पुरातन परित्यक्त कुएं में से धीरे धीरे सूख जाता पानी जैसे कभी चुपके से अपने भीतर ही शुष्क हो जाती है एक स्त्री। बार बार धोकर सुखाकर साड़ी से उड़ गए रंग की चमक की तरह धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है एक स्त्री। ठीक से जी तो नहीं पाती, फिर भी इतनी आसानी से मर नहीं पाती है एक स्त्री। शहर के दीवारों पर लिखे बड़े बड़े अक्षर धूप पानी लगकर धुंधला जाते जैसे सभी के आंखों के सामने ही धुंधला जाती है एक स्त्री। कभी कभी नमकीन हवा से सीमेंट की परत सी और कभी कभी बूढ़े पेड़ के तने से परत दर परत उखड़ गए छाल सी अपने अस्तित्व से झड़ जाती है एक स्त्री। दीमक लगे पुरातन घर की जर्जर दीवार सी अचानक एक दिन धीरे से एक और ढल जाती है एक स्त्री। फिर भी इतनी आसानी से मरती नहीं है एक स्त्री। हर तरह की यातनाएं भोगने के बावजूद फिर भी इतनी आसानी से मर नहीं पाती है एक स्त्री। मिले हुए आघातों के अदृश्य दरोरे में से धीरे धीरे अपने भीतर से ही निष्कासित हो जाती है एक स्त्री। जलते हुए दिए की बाती की तरह धीरे से कभी एक दिन खत्म हो जाती है एक स्त्री। दो टुकड़ों में फट नहीं जाती, लेकिन अपने बिस्तर के चद्दर की तरह जगह जगह दरक जाती है एक स्त्री। पांव के चप्पल की तरह, गाड़ी के पहिए के टायर की तरह धीरे धीरे घिस जाती है एक स्त्री। छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर नहीं जाती है, फिर भी फ्रेम में बंधे कांच की तरह चुपके से चटक जाती है एक स्त्री। दर्पण के पीछे लगे पारद के झड़ जाने सी धीरे धीरे अपने में से ही खुद झड़ जाती है एक स्त्री। जितना भी चाहे इतनी आसानी से मरती नहीं है एक स्त्री। थैंक यू। क्या बात। सर मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि जब आपने ये लिखा तो किसको दिमाग में रखकर रखा, सारी स्त्री जाति या अपनी माँ? में भी सारी स्त्री जाति। क्या बात है, Not तालियां a- होनी चाहिए भाई, तालियां। सारी स्त्री जाति। क्या बात है सर, Thank you, बहुत thank ही you. खूब, बहुत खूब। मैत्रेयी, अब मतलब कविताएं रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं। मैं अभी भी उसी उम्मीद के साथ बैठी हूँ और आप शायद आप लोग भी, कि जितनी सुंदर ये लग रही है उतनी सुरीली आवाज में कुछ सुना देंगी। अब दिल मत तोड़िए हम सबका। आपने इतनी बार कह दिया है तो तो पिछली बार मजबूरी बन जाती है। अब तो मजबूरी बन गई। और पिछली बार आपने ऑफ गार्ड ही पकड़ा था, तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक आज तक इंडिया टुडे ग्रुप फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और जैसे मेहुल ने भी बोला, भाषाई साहित्य जो हम लोग पेरीफेरी से आते हैं। आई कम फ्रॉम फर्दर ईस्टर्न एंड वेस्ट बंगाल। आई कम फ्रॉम असम। असम से भी जो ईस्टर्न पहाड़ियों हैं वहाँ से मैं आती हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट कार्बी आंगलोंग। सो बहुत बहुत शुक्रिया इतने दूर से हमें बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से यहाँ आने के लिए। तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं अपने साथ अपनी एक्सपीरियंसेस लाती हूँ मैं जहाँ जाती हूँ। इनफैक्ट हम सब अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने अपने वर्ल्ड रियलिटीज साथ में लेकर घूमते हैं, तो हमारी कविताएं भी वही रिफ्लेक्ट करती है। पर चूंकि मैं दिल्ली में हूँ
और दिल्ली में मेरे युवा काल का एक अच्छा खासा समय बीता है। मैं और माफी के साथ कहूंगी, अब इस बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ। युवा काल बीता है, ये तो चल रहा है, कहाँ बीत गया? ये किस बीते वक्त की बात कर रही हैं आप? मैं उन बीते वक्त की बात कर रही हूँ जब मैं यहाँ पढ़ती थी। काफी क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस, आपकी उसको भी पता नहीं हिंदी में क्या बोलते होंगे, तो अर्ली एडोलेसेंस, अर्ली यूथ की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे शायरों से, यहाँ इनफैक्ट दिल्ली बहुत अमीर है इस मामले में, तो शायरों से मुलाकात हुई थी, उनसे बहुत सीखने को मिला था। मुशायरा मैं अटेंड करती थी, हालांकि उस टाइम पे मुझे मुशायरा शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता था। मुझे पूछना पड़ा कि मैं वहाँ से आती हूँ, मेरा उर्दू हिंदी भी इनफैक्ट इतना अच्छा नहीं था। तो उनके ऑनर में, एज अ ट्रिब्यूट टू दोज लर्निंग्स, लेसन्स, फ्रेंड्स एंड ऑल द सीनियर्स दैट आई हैव मेट इन दिल्ली, मैं बस चंद लाइन एक गजल की पेश करना चाहूंगी। क्या बात, तालियां हो जाए। काफी खामियां होगी उसमें, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये मेरा एरिया नहीं है। नहीं, यहाँ पर ना दिल से दिल का कनेक्शन पर बिल्कुल गजल उसी टाइम से मुझे बहुत पसंद है और दिल के करीब है। सो नासिर काज़मी साहब का एक गजल है। मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत बीमार हूँ और भूल हो सकती है, तो माफी पहले से मांग रखी हूँ। शेर ऐसा है, दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया, दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया। उसके बाद कहते हैं, जुदाइयों के जख्म दर्दे जिंदगी ने भर दिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ये गजल काफियों को पता है, सब ऐसे सर हिला रहे हैं। सो जुदाइयों के जख्म दर्दे जिंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया, दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया, जो जुदाइयों के जख्म दर्दे जिंदगी ने भर दिए, जुदाइयों के जख्म दर्दे जिंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया, दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया। थैंक यू, शुक्रिया, और बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, गला बिल्कुल बैठा हुआ है। इनकी सिर्फ इनकी खातिर हमने ये पेश किया है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये सब आपके लिए भी था, और आपके प्यार में ऑफ कोर्स मुझे क्रेडिट मिल रहा है।
नहीं, उसके अलावा अगर जब मैंने शुरुआत की और मैंने कहा कि इस आवाज के साथ शुरुआत होनी चाहिए, तो क्या मैंने गलत कहा था? बताइए अब मुझे आप। इसी आवाज के साथ शुरुआत होनी चाहिए थी और यही मैं चाह रही थी। खैर, आपने अपने इस गले के साथ, क्योंकि मैं समझ रही हूँ जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं दिल्ली में, उनके लिए वाकई वो देखिए आपने N95 मास्क लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया किया है आपने लगाया। मेरी तो मजबूरी है, मैं लगा नहीं पा रही हूँ। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं दिल्ली में, अब बाकी लोग छुपाइए मत, मैं जिसने नहीं भी पहनना चलिए वो भी अच्छे, क्योंकि उनको लग रहा है अब हम अपना मुंह कहीं से ढक ले, मत कीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आज चलिए मौसम थोड़ा अच्छा है। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए दुर्गा प्रसाद जी, मैं आपसे, क्योंकि आपने जिक्र किया जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो एक व्यापारी भाषा है। आज जब हिंदी खुद अपने आप में एक क्राइसिस में हो, क्योंकि हर लोग यहां भी बैठे हुए इंसान हाय हाउ आर यू वाले दौर में चला गया है, अब कोई सुप्रभात बोलने वाला नहीं है, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं, तो अब हिंदी जब खुद इतनी पीछे रह गई, खुद वो अपने अस्तित्व के लिए अब उसको कई बार, क्योंकि आप शहरों में देखिए बहुत मुश्किल है, अगर आप हिंदी में बात भी कर रहे हैं तब भी सामने वाला आपको इंग्लिश में ही पलट कर जवाब दे रहा है। तो भाषा, यार आप जो बंगला कवि है, जो गुजराती कवि है, आप अपने जगह के जहां लिख रहे हैं, वहां के लिए वो प्रेम कैसे बन पाएगा जब हिंदी को ही लोग नहीं स्वीकार रहे हैं? हर जगह इंग्लिश का जो दखल है वो इतना बढ़ गया। आपको लगता है ये एक बड़ा चैलेंज है ये प्रेम ना होना? क्योंकि आप लोगों का वो प्रेम रहा अपनी भाषा के लिए, आज उसी की वजह से शायद आप हैं उसमें और लिख रहे हैं। लेकिन क्या अब जो ये नेक्स्ट जनरेशन है वो अपनी मातृभाषा या जहां की वो है उसको इतना प्यार देते हैं कि उसको आगे बढ़ाने का सोचे? वो एक क्राइसिस दिखता है आपको? देखिए, हम जो कवि लेखक हैं वो भाषा को लेके चिंतित तो हैं, भाषा की जो स्थिति है, पर मुझे और एक चिंता सताती है और वो है कि भाषा की अपने अंदर से खोखला हो जाना। वो इंग्लिश में भी है, वो हिंदी में भी है, वो उड़िया में भी, हर एक भाषा में एक अंदर से एक वैक्यूम दिखता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, 2 मिनट वाली स्टोरी। मान लीजिए एक आदमी दूसरे आदमी को रोज 2 थप्पड़ मारता है। मान लीजिए एक सत्ता दूसरे सत्ता को 2 थप्पड़ मारता है रोज, 3, 4, 5 दिन लगातार। वो थप्पड़ मारने के बाद वो पूछता है कैसा लगा? वो नेचुरली बोलता है कि कष्ट हुआ। थप्पड़ किसी को अच्छा लगेगा, कष्ट हुआ। एक दिन वो आदमी क्या किया, बोला कि अच्छा लगा। नहीं, सुनिए, थोड़ा गलती हो गया। हाँ, 2 थप्पड़ मार के जाता था, बोलता था कि कैसा लगा, वो बोलता था कि कष्ट हुआ, उसको और 2 मार पड़ते और 2 थप्पड़, ऐसा होता रहा। एक दिन वो आदमी क्या किया, वो सोचा, उत्तर दिया कि नहीं अच्छा लगा। जब अच्छा लगा बोला तो वो जो 2 थप्पड़ एक्स्ट्रा गिरने वाला था वो नहीं मिला, अच्छा लगा बोला। ये भी चलता रहा। तो आप बताइए, ये जो अच्छा लगा, ये शब्द में क्या छिपी है? 2 थप्पड़ मार खाने का दुख है या 2 थप्पड़ से बचने का सुख है? ये आप अभी शब्दों का ये हाल है, भाषाओं का ये हाल है। आप भाषाओं पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें हमारा रियलिटी इतना पेचीदा हो चुका है कि हमें भाषा के रिकैलिब्रेशन जरूरत है। हम जो कहना चाह रहे हैं हम नहीं कह पा रहे हैं। हमारे पास भाषा की जो एग्जिस्टिंग एपरेटस है वो अब संदेह के घेरे में है। आप मान लीजिए कोई आपको बोल रहा है कि फ्री कहीं लिखा हो तो मुझे थोड़ा डर लगता है, डर लगता है। फ्री वो फ्री नहीं है, फ्री एक ट्रैप है। तो हमें देखिए, एक जर्नलिस्ट क्या करेगा, वो ये भी लिख सकता है कि वो 2 थप्पड़ मार खा के वो खुशी से घूम रहा है। एक जर्नलिस्ट लिख सकता है क्योंकि वो दिखता है। हमें वो लिखना है एज पोएट्स जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है पर होता है। वो रियलिटी को हमें सामने लाना है और लाने के लिए जो भाषाएं हमारे पास, जो शब्द के जो एपरेटस हैं वो हमारे पास नहीं हैं। और क्या होंगे
ये भी हमें मालूम नहीं है। हमें सर्च करना पड़ेगा कि किस भाषा में उस दर्द को बयान करें जो उस आदमी जो 2 थप्पड़ खाया है उसको सही वर्णन कर सके। अब अगर कोई कवि होगा तो उस जो शब्दों के पीछे जो दर्द है, जो आंसू है, उसको अगर कोई कवि दिखेगा तो कवि वो रियलिटी को सामने ला सकता है। बोलने का मतलब ये है कि जो शब्द है ना, ये सब प्रवंचक हैं, सबसे बड़े प्रवंचक हैं शब्द। हमें शब्द के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि वो क्या है उसका एक डिस्क्रिप्शन दे सकूं। लेकिन मैं शब्दों को संदेह करता हूं। आजकल जो मार्केट में जो शब्द घूम रहे हैं, जो शब्द जर्नलिस्ट लोग यूज कर रहे हैं, मैं सबको संदेह के रूप में देखता हूं। और एज ए पोएट इट इज माई ड्यूटी टू लुक एट द वर्ड्स डाउटफुली। थैंक यू। सर समझ नहीं आया मुझे कि आप ये बार बार जो जर्नलिस्ट करके आपने, मेरे से तो सारे शब्द सही थे ना, या आपको लग रहा है कोई डाउट? क्योंकि आपने जर्नलिस्ट करके 2 बार जो बोला, मुझे वही लगा कि मैं इतना प्यार अकेले लुटा रही हूं, और मुझे उधर से ऐसा लग रहा है वो तीर चल रहे हैं जो दिख नहीं रहे लेकिन लग रहे हैं। अच्छा मेहुल जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ मतलब मैं अपने ऊपर तो नहीं लू ना। हाँ। जर्नलिस्ट से आपका तात्पर्य क्या था वो भी मैं जरा आप समझा दीजिए, क्योंकि आजकल सबसे पहली गाली अगर किसी को पड़ती है तो जर्नलिस्ट ही है। कितना भी अच्छा कीजिए आप, लेकिन आपको सुनना ही पड़ेगा। अब तो हम तैयार बैठे रहते हैं उस चीज के लिए। सर आप कुछ आप कह रहे थे कुछ, मेरे लिए नहीं था ना। हम जर्नलिस्ट का तात्पर्य क्या था फिर आपका? नहीं, देखिए हम जो भी कहते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। कोई अपने देह के ऊपर ले लेता तो हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे हम बोल देते हैं, लेकिन ये हम ऐसे एब्सोल्युटली नहीं बोलते हम। नहीं, लेकिन जब बात शब्दों की हो रही थी, जब बात भाषा की हो रही थी, यहाँ ये सब भाषा बोलते हैं। ये जितने बैठे हैं ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सब कैप्शन लिखते होंगे जब अपनी रील डालते हैं। तो केवल जर्नलिस्ट के ही शब्दों और भाषा में आपत्ति क्यों, या उधर ही आपने केवल कटाक्ष क्यों किया? अब मुझे ये जानना है। देखिए फिर तो ये दुनिया के लिए होना चाहिए ना कि अब भाषा ही उस ढंग से नहीं बोली जा रही है। हर इंसान उसमें तो भाषा तो सब बोल रहा है। जर्नलिस्ट अकेले अलग लैंग्वेज में तो जर्नलिज्म कर नहीं रहा है, हिंदी में कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है, जो अमूमन हर इंसान बोलता है। देखिए ये है कि जब कोई होता है, कुछ क्षोभ होता है, सामने जो रहता है ना उसके ऊपर पड़ जाता है। सामने मैं बगल में हूँ, सामने ये, फिर तो ये तब भी उस हिसाब से भी गलत है। मैं तो बगल में थी। नहीं, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। एब्सोल्युटली मैं बोल नहीं रहा हूँ। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्या है सच जो है ना, वो 2 चीजों के बीच में है। अब इधर नहीं है, उधर नहीं है, और बीच का रास्ता क्या है वो सारे जानते हैं। हमारा इंगित क्या है, हमारा सजेशन क्या है, वो जानते हैं। जानने वाले जानते हैं, समझदार को इशारा काफी है। ये इस पे हाँ मेहुल जी, अब देखिए, क्योंकि इन्होंने कहा है ना, मुझे जरा वो बीच का रास्ता जो समझा रहे हैं ना, जिसपे इन्होंने तालियां भी बजा दी भी, मैं माइक जब दूंगी इन्हें और पूछूंगी जरा बताइए बीच का रास्ता है, तो एक लोग नहीं बता पाएंगे। मुस्कुरा जरूर रहे, समझ नहीं आ रहा हो बस। आप मुझे समझाइए क्या है वो बीच का रास्ता। अर्पिता जी, कई बार लेखक कवि होते हैं ना, वो आपको उलझा देते हैं। मैं समझ गई, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, और एक आगे भी है, जहाँ न पहुंचे कवि वहां पहुंचे बिन अनुभवी, वो कहीं भी घुस जाता है। और एक तो इसी बात को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। लेकिन जो ऑन अ सीरियस नोट, जैसे भाषा का आपने क्वेश्चन पूछा कि उसका फ्यूचर क्या है, राइट, न्यू जनरेशन के अंदर रीजनल लैंग्वेज, तो कोई भी इंसान हो वो सपना तो अपनी मातृभाषा में ही देखता है। वो चाहे किसी भी जबान को बोलता हो ऑफिस में या कहीं पे पब्लिक स्फीयर में, लेकिन वो सपना तो अपनी भाषा में ही देखता है। दूसरी चीज, ये एक चैलेंज है कि लिखना और पढ़ना शायद आज से 50 साल बाद रीजनल लैंग्वेजेस, सभी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए चैलेंज रहेगा कि शायद न्यू जनरेशन लिख और पढ़ ना पाए ओरिजिनल, लेकिन वो बोलेगी
वो समझेगी, सुनेगी। तो वो तो भाषा कभी मरती नहीं है। और ये जो अंदर दूसरी भाषा के वर्ड्स आते हैं, जैसे बात हुआ, तो भाषा एक बहती नदी की तरह होती है। किसी ने बहुत सही कहा है, फिलोसोफर ने, कि आप किसी भी नदी के अंदर आप एक बार पैर रखते हैं, दूसरी बार पैर रखेंगे, दूसरा पैर, तब तक वो नदी चेंज हो जाती है, वो पानी बह जाता है। तो वो भाषा तो हम पुराने हो जाते हैं, भाषा तो नई रहती है हर बार। और चीज ये है कि जैसे आपको, लेकिन एक ये चीज, अगेन आई एम कमिंग बैक टू जर्नलिस्ट, वो इसलिए था कि वो दिखता है टीवी के पर्दे, क्योंकि भाषा आप प्रयोग करते हैं वो तो जैसे, लेकिन मैं बोलता हूं कि जैसे भाषा का, शब्दों का घालमेल भी कैसे होता है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, कल ही इलेक्शन गए, उसका सब चल रहा था डिस्कशन, तो गुजराती में अगर आप न्यूज चैनल देखोगे, जब इलेक्शन का फीवर चल रहा है उस पर डिस्कशन, तो अभी भी वो गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि रुझान ये आए हैं। अभी रुझान हिंदी वर्ड है या हिंदी उर्दू, राइट? अभी गुजराती में इसका वर्ड नहीं है, लेकिन वो ठेठ गुजराती है, वर्तारो करके एक वर्ड है काठियावाड़ी डायलेक्ट में। तो आज के जर्नलिस्ट आप देखोगे तो रुझान बोलते हैं गुजराती में भी, कि ये रुझान आया करके, वो गुजराती में रुझान वर्ड यूज करते, तो वो आगे जाके वो भाषा का हिस्सा हो जाएगा, कल जाके रुझान गुजराती का वर्ड हो जाएगा। नहीं, केवल बात भाषा की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हर चीज आप देखिए, क्योंकि परिवर्तित होती रहती है समय के साथ साथ, तो बदलती है। आप किसी बदलाव को अच्छा कह सकते हैं, किसी बदलाव को बुरा कह सकते हैं, ये अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है, ये भी है। अब आपने एग्जाम्पल दिया है, तो पहले के जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनको वो एकदम ऐसे बैठते थे, और वो याद होगा, वो बालों में फूल लगा के या साड़ी पहन के आप बैठकर, जिस तरह से आप अगर गुड न्यूज सुना रहे हैं तो भी आपके एक्सप्रेशन वही होते थे, अगर आप बैड न्यूज सुना रहे हैं तो भी वही। अब कोई न्यूज भी नहीं है तब भी आप इतने आक्रामक होके कई बार आप बुलेटिन कर रहे होते हैं। तो सब चीजें बदली हैं, स्टाइल बदल गया है। तो हो सकता है उसमें भाषा का जो घालमेल आप कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो हिंदी में जर्नलिज्म कर रहे हैं या बोल रहे हैं टीवी पे, लेकिन इंग्लिश के सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो भी हो गया कि जिस माध्यम से हम आपको अपनी बात समझा सके, एक वो भी तरीका है। तो शायद वो भी माध्यम अब बदल रहा है। लेकिन जब हम भाषाओं पर बात कर रहे हैं, तो आप लोग तो, क्योंकि इन भाषाओं के इतने ज्ञानी और हर भाषा को समझते हुए, मैं जरा प्रबल जी आपसे समझना चाह रही हूँ। मैं पहले दो चीज को एड्रेस करेंगे। एक जो आप पूछा है, ये भाषा का भविष्य। सुबह हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुप्रभात नहीं बोलते हैं, तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होगा। दूसरा है जो दुर्गा ने बोला है कि मातृभाषा में ही साहित्य होना चाहिए। तो फर्स्ट आई एड्रेस यू, आपको पहले बोलते हैं कि अगर इससे किसी को भी डर होना चाहिए तो अंग्रेजी को ही होना चाहिए, क्योंकि अभी अंग्रेजी डिक्शनरी में 13% लैंग्वेज एडप्टेड इज अ फॉरेन लैंग्वेज। अंग्रेजी में भी, जैसे हमारा यहाँ पे भी अंग्रेजी घुस रहा है, वैसे अंग्रेजी में भी दूसरा लैंग्वेज घुस रहा है। इसमें से डरने का कुछ नहीं है, इससे भाषा का डेवलपमेंट होता है। पहले क्या होता था, जब ये सब नहीं था, एक किंग और एक सम्राट दूसरा टेरिटरी और किंगडम अटैक करते थे, कुछ आदमी वहां पे रह जाते थे, तो उन लोग का कल्चर से जो कंट्री अटैक किया उसका कल्चर मिक्स होके कुछ डेवलप होते थे। तो अभी साहित्य आ गया, तो साहित्य का माध्यम से ये होता है। हमारा हम जो चेयर, टेबल, ये सब शब्द व्यवहार करता है ना, ये दिस आर ऑल पारसिक वर्ड्स। ये हम लोग ईरान से, पारसों से लिया है। तो अभी हमारा अपना हो गया ना, तो ऐसे अंग्रेजी भी हमारा अपना हो जाएगा। तो ऐसे ये जो बैरियर है ना, अभी तो ये टॉक अबाउट ग्लोबल विलेज। So ये जो and computer is coming, which or AI is coming, which is a global language, whatever the language might be. Now ये जो भाषा का बैरियर, इससे समस्त ये अगर टूट गया तो समस्त भाषा का समृद्ध होने का ही संभावना ज्यादा है। नंबर 2, दुर्गा ने जो बोला मातृभाषा में ही, जो मेहुल ने भी टच किया, मातृभाषा में ही लिखना चाहिए। जिस भाषा में आप सपनों देखता है उस भाषा में लिखना चाहिए, लेकिन अपने मातृभाषा छोड़ के दूसरी भाषा में भी सपनों देख सकता है। हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है एस नाइपाल, जो नोबेल मिला था वो अंग्रेजी में मिला था।
रिसेंटली जापानीज जो कजिगुरु को नोबेल मिला है अंग्रेजी लिख के, वो जापानीज है, लेकिन जब अब लिखित साहित्य में आता है ना तो बेसिकली वो भाषा का साथ साथ संस्कृति भी आता है। तो अगर आपने कुछ ही संस्कृति में आपको एडप्ट कर लिया, कुछ संस्कृति का आप अंश हो गया, तो आप उस संस्कृति उस भाषा से भी आप अपना सपनों देख सकता है और उसी टाइम आप वो भाषा में भी लिख सकता है। तो सब भाषा में भी ना ये बैरियर जितना टूट जाएगा, कोई डरते हैं कि हमारा संस्कृति नष्ट हो रहा है। संस्कृति नष्ट नहीं होता है, ये भाषा का बंधन ये एक्सटेंडेड होता है, भाषा का संभावना बढ़ता है। ये मेरा कहने का था। मैत्री, आपके भी अपने विचार। मैं क्या कहूँ, मेरी दुविधा कुछ और है। मेरी मातृभाषा असमीज है, जो मैं पैदाइशी मेरी जो भाषा है, लेकिन मैं असम के एक ट्राइब से बिलोंग करती हूँ और मैं 4th जनरेशन हूँ जो भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे घर का कल्चर, मेरे घर का जो रीति रिवाज, वो सब बोरोड है मेरे ट्राइब से, और वो असमीज भी है। सो प्रवालदा ने अभी जो बात की है, तो आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो मैं लिखती भी असमिया में हूँ, मेरी 2 कविता की किताब है, एक साहित्य का एडिटेड बुक है, वो सब असमिया में है। इनफैक्ट मज़े की बात यह है, जब मुझे पता लगा कि मेरे ट्राइब की एक अपनी भाषा है, मैं गई वहाँ, मैंने ट्यूशन लिया 1 साल। वहाँ भाषा बोलने वाले एक सीनियर दादा थे, उनसे मैंने ट्यूशन लिया 1 साल कि अपनी भाषा सीखूं मैं, जो कि मैं कह नहीं सकती वो मेरी मातृभाषा है, लेकिन वो मेरे खून की भाषा तो है। तो सीखा मैंने, पर भाषा, लिखित भाषा सीखने से कुछ नहीं होता, उसको बोलना पड़ता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इतने दुविधाओं के बाद भी भाषा जो है वो मरती नहीं है। जब तक आप बोल रहे हो, जब तक आप एक दूसरे से बात कर रहे हो अपनी भाषा में, जो भी भाषा हो, एक भाषा ट्रांसफॉर्म होती है, उसका इवोल्यूशन होता है, विवर्तन होता है, बट वो मरती नहीं है। और विवर्तन ही पृथ्वी की रीति है। जो भाषा हम 5000 साल पहले बोलते थे, मेरे असम में जो बोलते थे, आई एम श्योर अभी वो नहीं बोलते हैं। अभी मेरी असमिया को ध्रुपदी भाषा का स्टेटस मिला है, क्लासिकल लैंग्वेज। अभी वहाँ पे भी यस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। और जैसे आपने बोला था कि क्या है, हम लोग को डरना चाहिए या फिर लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। काफ़ी सारे लोग लाइक कंटिन्यूअसली दे हैव बीन वर्किंग फॉर द लैंग्वेज। जैसे अब जब बैठ के हम बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी के लिए प्रिजर्वेशन के लिए बहुत लोग ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं, उस स्तर पे भी काम हो रही है। एक है हमारे मुंह की बोलने की भाषा, जो भाषा को जिंदा रखती है। एक है डॉक्यूमेंटेशन, कि कल को अगर मैं सोचूं कि मुझे अपने ट्राइब की भाषा नहीं आती, कल को मैं मान लेती हूँ, ऐसा बहुत हुआ है, बहुत ट्राइब के भाषा खत्म हो गई है, लैटिन कोई नहीं बोलता, बट वी नो अबाउट लैटिन, इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड वेल। सो वो डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी है और उस पर भी काम कर रहे हैं लोग। सो ये वक्त दुविधा में रहने की का वक्त नहीं है, तो आगे बढ़ने का वक्त है। और जो हमारे हाथ में है, मेरे पास जो है, और इसलिए मैं कविता असमिया में लिखती हूँ, लेकिन मेरे एलिमेंट्स जो है वो तिवा है। मेरे पहाड़ों के जो रीति है, जो वहाँ के लोगों की समस्या है, उनके लोगों का प्रेम, उनके लोगों का जो भी एवरीडे डे टू डे लाइफ है, उसका एलिमेंट्स मेरे कविता में आता है। दैट इज ऑल्सो लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नॉट ओनली दैट वी राइट, अक्षर ही लैंग्वेज नहीं है, एलिमेंट्स भी लैंग्वेज है। सो मेरे इतने ही विचार है। थैंक यू। थैंक यू आप सभी का, आप सब हम इस मंच पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भाषा के क्राइसिस को लेकर या भाषा किस तरह और समृद्ध हो, उसको लेकर हमने यहाँ पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे से आपने कंडक्ट किया।
आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं। अर्पिता, अगर आप लेट हो रही हैं क्योंकि आपको दूसरा स्टेज देखना है, हाँ, है ना? हाँ। तो आप निकल जाइए। शायद कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं 1-2 मिनट, प्लीज माइक दीजिए प्लीज। डन 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 डन। एक सवाल प्लीज ले लीजिए। हमारे दूसरे जो सेशन के मेहमान हैं वो आ चुके हैं, इसीलिए अगर कोई सवाल है तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिएगा। आप पूछना चाहते हैं? थैंक यू मैत्री। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि जो आपने अभी कहा कि भाषा मरती नहीं है, लेकिन जो जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है ना, हर एक जीव विलुप्त होते जा रहा है हर एक सेकंड में, ऐसे छोटी छोटी जो भाषाएं हैं, जो ट्राइबल अभी अभी आपने कहा, उनके लिए डर है। लेकिन जो लार्ज लैंग्वेजेस है लाइक हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, इनके लिए डरना नहीं है। वो समृद्ध होते जा रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे लैंग्वेजेस है, डोडो लैंग्वेज, बोरो, दीज आर द लैंग्वेजेस, वो बोलने वाले लोग खत्म होते जाते हैं धीरे धीरे, और भाषा का अनुप्रवेश भी घटता है। वो उससे क्या होता है, छोटे छोटे लैंग्वेजेस जो है वो मर जाती है, लाइक बायोडाइवर्सिटी लॉस, बट इट इज नथिंग फॉर द लार्ज लैंग्वेजेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जस्ट बिफोर मैत्री could reply, एक हम बताते हैं जिस भाषा को साहित्य है, साहित्य स्ट्रांग है, उसको डरने का नहीं है। भाषा साहित्य से ही जीवित रहते हैं। जिस भाषा का साहित्य दुर्बल है उसको डर है एक्सटिंक्ट होने का। मैत्री, एक्चुअली एज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई सेड अभी, सो मैं अपने भाषा का एग्जांपल लेती हूँ, तिवा लैंग्वेज फॉर एग्जांपल। आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे असमिया इज अ बिगर लैंग्वेज नाउ, अभी स्टेटस भी मिल चुका है, तो हर बड़ी संस्कृति छोटी संस्कृति को वो इरोड करती रहती है एंड पुश करती रहती है। सो मेरे भाषा में क्या हो रहा है, अभी वो लोग डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर रहे हैं। दे आर एक्सटेंडिंग लैंग्वेज क्लासेस इन तिवा मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स। सो कॉन्शियस डिसीजंस ऐसे लिए जा रहे हैं। आपने जो बोला वो इनएविटेबल है। वो जैसे हम पुश कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं कि तिवा भाषा अभी 50,000 लोग बोलते हैं, कल को 30,000 बोलेंगे, परसों 15। पर हाउ डू वी पुश इट? Like, you know, more and more children, Tiwa children are learning the language, speaking it. And dictionary हो चुकी है। अभी जैसे प्रवालदा ने बोला साहित्य, they are translating into Tiwa. So all those steps are important. So we cannot be all negative about it. So we have to move forward with all the facilities that we have. That's all what I believe. But thank you for your question. धन्यवाद। कुछ और सवाल लेना चाहते हाँ हैं? प्लीज जी, जल्दी ले लीजिए, हाँ, क्योंकि हाँ। हमारे नेक्स्ट सेशन के भी मेहमान आ चुके हैं। एक छोटी जी, सी जी, जी, प्लीज मेरा पूछिए। क्वेश्चन ना होकर के रिक्वेस्ट है, और ये मेरा सौभाग्य है कि असम से मैंने उसमें जॉब की थी, केंद्रीय विद्यालय में टीचर था मैं, सिलचर में। असम से आप हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं, और आप उड़ीसा से हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपका समाज को बदलने में कवि का बहुत रोल होता है, आप अपनी उस ताकत को पहचानें। मेरी जो रिक्वेस्ट है, अभी 22 नवंबर को जो बोला काली मंदिर है वेस्ट बंगाल में, उसमें एक प्रेग्नेंट गॉड की बलि दी गई है। मतलब हम एक मदर को खुश करना चाह रहे हैं, एक मदर की कुर्बानी करके। और दूसरा, उसी मंदिर ने हाई कोर्ट में राइटिंग में बोला है कि जब कोर्ट ने ये कहा कि आप भगवान के नाम पे बलि नहीं कर सकते, तो मंदिर प्रशासन ने कहा कि हम तो यहाँ पे स्लॉटर हाउस चलाते हैं और हमारे पास में परमिशन है। यानी मंदिर ने लिखित में जवाब दिया, मंदिर प्रशासन ने, कि यहाँ पर तो स्लॉटर हाउस है। हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये देखिए, हम नॉर्थ इंडिया से हैं लेकिन इंडिया से हैं, सिटीजनशिप कॉमन है। हमें दर्द होता है कि इस तरीके से ना कहा जाए, और जो आपका समाज है, जो कवि समाज है, इस पर अपनी एक कविताएं लिखें, हम उन्हें आगे प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका मैसेज, आपका कंसर्न हम सबको समझ में आया है, हमारे मेहमानों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों ही मेहमानों, आप जी, ओके प्लीज, वन सेंटेंस। ये स्लॉटर हाउस के बारे में आज से 100 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर एक विसर्जन बोल के एक प्ले लिखा हुआ है, एंड दैट इज ऑल। उसका बाद में भी बहुत सारे लिखा हुआ है, बट टैगोर हैज ऑलरेडी रिटन इट 100 years बैक।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मैत्रेयी जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी दिख रही है आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।